उम्मीद है कि कल के हमारे सेशन में आप लोगों ने जो है वो अम, जो भी सेशन हुआ उसके बाद रात में कुछ सोचा विचार की होगी आप लोगों ने। एंड क्या रात को क्या फाइंडिंग्स थी, क्या आपकी वो थी, कुछ अगर शेयर कर सके अपनी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? सर आप खैरियत से हैं? मजाज ठीक हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल सर। सोचा जो आपने कल जितना भी लेक्चर दिया उसका हम्म, लेक्चर का ये था कि दिमाग हमारा जो है वो एक जरखे जमीन की मानंद है हम्म, और उसके जो ख्यालात हैं वो हमारा बीज है। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। हम बीज अच्छा बोएंगे हम्म, और फसल भी अच्छी होगी। हम्म, अगर हम इस दिमाग में ख्यालात अच्छे लाएंगे, सोच अच्छी लाएंगे तो जो है ना वो बिल्कुल मामलात ख़्यालात ठीक होंगे। तो ऐसा इस ही है। पे हमने बहुत ये बंद बहुत खड़ा है। तो इस राइट। पे हमने बिल्कुल रात जो है ना वो भी मतलब अपने कुलीग साथियों में भी इस बात को शेयर किया हम्म, कि जितना भी ये दिमाग जो है हमारा, इसके अंदर जो ख़्यालात हैं, जो सोच है, असल हम्म, मसला उसका है। ये तो दिमाग तो एक वो चीज़ है जिसके अंदर कोई चीज़ डाली जाती है। बिल्कुल ठीक है। मकसद असल बात है डालने की कि क्या हम डालते हैं। बिल्कुल सही। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जो है ये आप लोगों ने करना है। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा नोट पैड और पेन लेके बैठें ताकि आप लोग अपने नोट्स भी बनाएं जो जो जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे। जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो जो इसको इसकी जुज़ियात को बरकरार रखने के लिए आप जब नोट्स के ऊपर हफ्ते में एक दफ़ा, कम से कम महीने में 2 दफ़ा आप जब नज़र मारेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको प्रैक्टिस करते करते आप थोड़ा सा रिफाइन हो जाएंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ इर्रेशनल बिलीव्स टू कल्टीवेट फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन द क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब थॉट्स के ऊपर हम थोड़ा मज़ीद डिग डाउन करते हैं। अगेन ख्यालात। Thoughts are mental cognition and ideas, opinion and beliefs about ourselves and the world around us. They include the perspective we bring to any situation or experience that colors our point of view for better or worse or neutral. ठीक है। थॉट्स जो हैं वो क्या है, ये इसको हम कहते हैं मेंटल कॉग्निशन। ठीक है ना। कॉग्निटिव स्किल्स पे बेस करती हुई वो है। अम, जो आपके जहन के बेसिक डूज एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। रैशनल बिलीफ क्या मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्या मेरे लिए सही हो सकता है रिलेटिवली। या अम, और ये है कि इसके अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पर्सपेक्टिव जो है ना वो करें। अच्छा, पर्सपेक्टिव किसका? पर्सपेक्टिव सिर्फ आपका अपना नहीं, पर्सपेक्टिव सामने वाले का भी। एक एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो कि सामने वाले शख्स का पर्सपेक्टिव समझ के उससे कम्युनिकेशन कर सके। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कभी अगर इन्वेस्टिगेशन पे होंगे तो इन्वेस्टिगेट करते वक्त आपके जो सवालात हैं वो सामने वाले की साइकोलॉजी को क्रैक करना उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अच्छे केस क्रैक डाउन करने के लिए ये नागुज़ीर होता है कि आप उसको यानी कि उसकी मेथडोलॉजी को समझ सकें, उसकी फिजियोलॉजी को समझ सकें। वो जो क्या कहना चाह रहा है, उसकी उसकी जो अल्फाज हैं वो तो एक तरफ होंगे लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी तरफ होगी अगर वो मिसाल है झूठ बोल रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है और समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको जो है वो देखना पड़ता है इसको। Your thoughts are a catalyst for self perpetuating cycle. What you think directly influences how you feel and how you behave. So, if you think you are a failure, you'll feel like a failure. Then you'll act like a failure, which reinforce your belief that you must be a failure. अच्छा, ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा एक अहम पर्सपेक्टिव होता है कि हमें ये ख्याल होता है कि हम ये जॉब अचीव करने में नाकाम हो गए, वी हैव बीन फेल टू अचीव द जॉब, या इस टास्क में हम जो है ना वो फेल हो गए। ये हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारे अंदर एक वो आती है, कॉल आती है और उसके बाद हम फिर जो है परप्लेक्सिटी में पड़ जाते हैं। फेलियर। अच्छा, फेलियर क्या चीज़ है? फेलियर है फीडबैक का नाम।
फेलियर असल में फीडबैक है कि आपने एक टास्क की, वो टास्क नहीं हुई फॉर एक्स वाई जी रीजन। अच्छा, उस फेलियर एक 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 कामयाब इंसान वो होता है जो कि फेलियर से फीडबैक निकाले कि इसका फीडबैक क्या था, ये क्यों फेल हुआ, क्या स्ट्रेटजी थी तो मैं फेल हुआ, और क्या स्ट्रेटजी मुझे करनी है तो मैं आगे इसके अंदर मैं फेल नहीं होऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि हम इस चीज को ये भी मद्देनजर रखते हुए वो करें कि ये हमें पता चल गया कि हमारे जहन की सर्टेनिटी, हमारा यकीन हमें लेफ्ट एंड राइट कर सकता है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ तारी कर ली कि यार आप एक काम करने में, एक जॉब अचीव करने में फेल हो गए या नाकाम हो गए, तो वो नाकामी जो है वो आप सबसे पहले आपके ख्यालात में आएगी, उसके बाद आपके इमोशंस, क्योंकि हमने ये कल नोट किया था जो ख्यालात हैं वो ही ट्रिगर करते हैं इमोशंस को, यानी कि आपके जो जज्बात हैं। तो इमोशनली आपको फील होगा कि आप एक फेलियर हैं, पहले ख्याल आया और फिर इमोशनली आपने उसको फील किया कि आप फेल हो गए वो काम करते हुए। और उसके बाद क्या होगा कि आप, क्योंकि आपने सोचा और आपने महसूस किया, तो फिर अब आप ना चाहते हुए हर वो काम करेंगे जो कि एक फेल टास्क अचीव करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि आपकी जिद्दोजहद ही फेलियर वाले ट्रैक पे होगी, क्योंकि आपने उसको मान लिया, सोच लिया, महसूस कर लिया, तो अब आपकी टास्क ना चाहते हुए हर 10 में से 6-7 टास्क आपकी नेगेटिव साइड पे ही जाएगी अनकॉन्शियसली। ठीक है, और जितनी टास्क आपकी फेलियर की तरफ जाएंगी, 1 या 2 या 3, ये आपको फिर मजीद ये एहसास दिलाएगा कि आपकी सोच सही थी, आपके ख्याल सही थे, कि आप एक फेलियर है। ठीक है, ये एक साइकिल है। ठीक है ना, ये एक साइकिल है, परपेचुअल साइकिल है ये। अब क्या है कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए किया जाए कि आप जब ये सोचें कि ये काम मैं फेल हो गया मिसाल है, तो आप इसकी जगह ये सोचें कि मैं फेल क्यों हुआ, ये टास्क क्या थी, मेरी मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। और फिर उसके बाद ये यकीन कर लें कि ये पर्टिकुलर टास्क अचीव करने में तो मैं नाकाम हो गया, लेकिन ये टास्क को मैं दूसरी स्ट्रेटजी से करूंगा, मैं इंशाल्लाह लास्ट भी कामयाब हो जाऊंगा मैं। ठीक है, देयर वुड बी नो रीजन कि मैं इसको अचीव ना कर सकूं, कोई और कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी अचीव करूंगा उसको। ठीक है, तो जब आपका ये बिलीव हो जाएगा, तो फिर आपके जो एक्शंस हैं वो फिर फेलियर वाली तरफ नहीं जाएंगे, वो फिर आपकी पॉजिटिव तरफ ज्यादा जाएंगे। और फिर उसमें अगर 10 में से कोई 2-3 टास्क आपकी नहीं भी होती हैं, तो आपको कम से कम ये ख्याल नहीं आएगा, सो हेंस आप रीइंफोर्स नहीं होंगे, बल्कि आप जहां पे आप साइकिल में चले गए थे नेगेटिविटी के, वहां पे आप पॉजिटिविटी के साइकिल पे चले जाएंगे। 3 टास्क गलत हो रही है, फिर 2 टास्क गलत होंगे, फिर एक गलत होगी, फिर आपसे चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी ऐसे ऐसा। तो हमारे जो ख्यालात हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें रूल करते हैं बहुत ज़्यादा। There are always multiple perspectives to any situation or circumstances. By teaching yourself how to change perspective, you can discover the best way to view a situation that it brings out your best possible self. ठीक है, अच्छा, अब यह है कि अ, हर बात के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, मान लें कि आपके और मेरे बीच में एक डिजिट रखा हुआ है 6, आपको 6 नजर आ रहा है, और मान लें कि मैं भी उसी पर्सपेक्टिव से देखता था और मुझे भी 6 नजर आता था। आज जब मैं वॉक करके 90 डिग्री में इस तरफ आया, तो मुझे वो 6 डिजिट जो मुझे वहां से 6 नजर आ रहा था, वो मुझे 9 भी नजर आएगा। ठीक है, डिजिट एक ही है, डिजिट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव बदला है। मैं उस तरफ से देख रहा हूं, मुझे 6 नजर आ रहा है, मैं इस तरफ से देख रहा हूं, मुझे 9 नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अगर यहां पे आ गया इस तरफ, और मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि हाँ, अब अगर मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि साहब ये 6 भी है डिजिट, लेकिन ट्रस्ट मी ये 9 भी हो सकता है। ठीक है, या कम से कम अगर वो बोलेगा कि सर ये 9 नहीं है 6 है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये 6 भी हो सकता है, बिकॉज आप वहां पे रह चुके हैं। यही एक्सपीरियंस का नाम है, ये एक्सपीरियंस टर्नओवर है। ये क्या करता है, आपको पर्सपेक्टिव देता है। एक ही जगह है, एक ही चीज है, लेकिन क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग है, तो चीज के मायने बदल गए। ठीक है, तो आपने अपने आप को एक चीज पे ट्रेन करना है, एक रूल ऑफ थंब बनाना है कि अगर कोई कोई बात कर रहा है, उसको जवाब देने की बजाय, यानी कि उसको जवाब देने के लिए ना सुने, उसको समझने के लिए सुने, और जवाब उसको दें समझने के बाद। मे बी वो जवाब वैसे ही दे रहे हो जैसे आपने पहले देना है, लेकिन
एन मुमकिन है कि वो चेंज भी हो सकता है अगर आप उसको समझने के लिए कोई बात समझे तो। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। जब मैं किसी बात को जवाब देने के लिए समझूंगा, सुनूंगा, डिफरेंट मेरे 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 जो वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी, और जब मैं समझने के लिए सुनूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी, रैशनल पे बेस करती हुई होगी। ठीक है, सो बिलीव एंड रैशनल एंड देखिए, अब हम पढ़ेंगे बिलीव्स क्या चीज़ें हैं, फिर रैशनल बिलीव्स एंड इरैशनल बिलीव्स क्या है, यानी कि रैशनैलिटी क्या है। Beliefs are usually created by what we experience or what others tells us to be true. Most of our core beliefs are formed when we are children, particularly in the area of self-respect, achievement and safety. ठीक है, अच्छा, beliefs आपके जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप जो है वो होश संभालते हैं, आपके beliefs बनते रहते हैं। आप किस जगह पे पैदा हुए, क्या इलाका है, कौन लोग हैं आपके आसपास, आपके पेरेंट्स आपके बिलीव बनते हैं, आपके दोस्त और अकारिब से। अ, और ये सही भी बन सकते हैं और गलत भी बन सकते हैं। आई मीन इसमें कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सही हो या गलत हो, लेकिन जो बिलीव्स आपके बने हुए हैं उनमें से हटना, उसको तोड़ना, उस क्लीशे को तोड़ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। अ, मिसाल है, आपको कोई शख्स, फ्रांस का कोई शख्स टकरा गया, तीन चार लोग टकरा गए आपको, इत्तेफाकन वो तीन चार लोग बुरे हुए। अब आपका बिलीफ क्या होगा कि जो फ्रांस के लोग होते हैं ये बड़े प्रोफेशनल नहीं होते, ये इनमें बड़ा मसला होता है, ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ये धोखेबाज होते हैं ऑल दैट। आपने बिलीफ किन चीज़ों पे बनाया? इन चार लोगों से मिलके बनाया, और इत्तेफाकन वो चार लोग आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, इन चार लोगों पे बेस करता हुआ आपने बिलीफ बनाया। ठीक है, अच्छा, अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। नंबर वन ये कि एक तो ये कि सैंपल बहुत छोटा ही है इस बिलीफ पे आने के लिए। तो ये अब हम रैशनैलिटी की तरफ जा रहे हैं कि इस चीज़ का रैशनल क्या है। बिलीफ तो बन गया, लेकिन क्या ये मेरा बिलीफ रैशनल पे बेस करता हुआ है या नहीं है? क्या इसके अंदर लॉजिक है, नहीं है? क्या इसके अंदर मंतक है या नहीं है? दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि कभी भी आपने अपनी ज़िंदगी में इनफाइनाइट आइडेंटिफायर नहीं इस्तेमाल करना है, नो मैटर व्हाट। कि ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये शख्स हमेशा बुरा करेगा, ये शख्स हमेशा जो है ना धोखा देगा, ये लोग जो हैं जिस एथेंसिटी से बिलोंग करते हैं ये हमेशा ऐसे रहेंगे, या ये कभी ऐसे नहीं करेंगे। ये जो है ना इनफाइनाइट आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, इनफाइनाइट आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? जो कि बेसिकली आपको इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, पुश करना चाहते हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि आप अपने आप को इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो करवाएं, अपने आप को पुश करें इस चीज़ के ऊपर कि नो मैटर व्हाट आपने सवाल जवाब करके कोई बिलीफ सिस्टम पे या तो आना है, और अगर बना हुआ है तो उसको दोबारा रीचेकिंग मैकेनिज्म का जो वो है वो आप बिलीफ सिस्टम पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि एक तो आपने इनफाइनाइट आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करना, और दूसरा जो हमेशा भी याद रखें कि सैंपल सैंपल जिस सैंपल पे आप बिलीव कर रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं या ये कौम ऐसी है और वट एवर, सो ये आपने जो है ना वो नहीं करना। सो तो ये आपने देखना है। अच्छा, अब क्या है कि हम आते हैं कि रैशनल बिलीव्स क्या होते हैं एंड इरैशनल बिलीव क्या होते हैं। रैशनल बिलीव्स आर डिफाइंड एज बिलीव दैट आर फ्लेक्सिबल, नॉन एक्सट्रीम, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट विद रियलिटी। ठीक है, इरेशनल बिलीफ्स जो हैं वो रैशनल बिलीफ्स आपके क्या होते हैं, अगेन मैं आपको बताऊंगा कि नॉन एक्सट्रीम होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे और लॉजिकल होंगे। तो हमेशा अगर मैं आप कहें कि मेरा बिलीव ये है कि मैं फलां इलाके में रहता हूँ, लोग यहाँ पे सब बुरे हैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो बिलीफ है ये क्यों बना है, तो अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा। क्या इस इलाके में कोई एक इंसान भी अच्छा नहीं है? पहला सवाल। एंड आप ऑब्वियसली दुनिया का कोई एक इलाका ऐसा नहीं जहां पे कोई एक शख्स अच्छा ना हो। ठीक है, तो अब आपका बिलीफ तोड़ने के लिए मैं पहला सवाल कर रहा हूं आपको, क्या कोई एक शख्स भी अच्छा नहीं होगा इस इलाके में?
अच्छा, क्या किसी एक शख्स ने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया होगा? और क्या उसने किसी दूसरों को कभी जिंदगी में, किसी एक शख्स ने कभी दूसरे शख्स को एक दफा भी इंस्पायर नहीं किया होगा? यू नो तो ये जो इनफाइनाइट आइडेंटिफायर है, ये मैं आपके लॉजिक से तोड़ूंगा, ये मैं आपके रैशनल से जो है ना उसको ब्रेक डाउन करूंगा। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है। और रैशनल बिलीफ जो होता है हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। मिसाल अगर मैं आपको कहूं कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, सो तो इरेशनल बिलीव्स अगेन, रैशनल बिलीव्स अगेन मैं क्या कहा कि हमेशा कंसिस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे, एक जैसे होंगे, बरकरार होंगे, अनलेस के वो रियलिटी बहुत बुर, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चेंज ना हो जाए। ठीक है। मिसाल है, कराची की एग्जांपल ले लें। कराची का मौसम बेशक लाइक लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म होता है। अच्छा, ये गुलाम शाह साहब ने दोबारा मैसेज किया है, इनको अभी भी शायद कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है। फुरकान, कैन यू एड मी? आपको भी ऐसे ही हो रहा है? बिकॉज मेरे पास तो नेट यहाँ पे It's 20 all MB। fine. It's all fine now. I guess yeah, Mr. Ghulam Shah ka internet is somewhat अच्छा, risky or so. अच्छा, I'll talk to him. राइट। चले, जिनका भी नेट अगर सही ना चल रहा हो तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। अगेन कोई क्वेश्चन है, मैं यहीं पे ही हूँ, फुरकान यहीं पे ही हैं। वी विल हेल्प यू एट आवर बेस्ट कैपेसिटी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो रैशनल बिलीफ जो है वो हमेशा कांस्टेंट चीज बना होता है। मिसाल है, मैं कहूँ कि कराची में बिलउमूम गर्म मौसम होता है और जो ठंड है वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आती है। अच्छा, अब ये मेरा जो बिलीव है ये एक कांस्टेंट रियलिटी पे बना हुआ है कि मैंने यहाँ पे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेट से 5 साल गुजारे, तो मेरा सैंपल कितने अरसे पे मबनी है? लेट से 5 साल पे। दूसरा कि इन 5 सालों में मैंने हर किस्म के मौसम देखे। अब अनलेस के कोई मेजर, जैसे क्लाइमेट चेंज है, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई मौसम बहुत ज्यादा शफल ना हो जाए, तो मोर और लेस इट्स गोइंग टू बी सेम। गर्मी बिलुमुम गर्मी रहती है, कभी ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी कम गर्मी हो जाती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए ठंड आती है। ये हुआ है। इस्लामाबाद के लिए यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। अगेन ये कांस्टेंट है। ये आप अमेरिका में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपका बिलीव है आप वहाँ पे भी होंगे, तो आप इन्हीं उसके ऊपर। अब जो कोई शख्स आपसे बात करेगा कि नहीं इस्लामाबाद में तो हमेशा बहुत गर्म मौसम होता है, तो आप कहेंगे साहब आप किस पैमाने पे बात कर रहे हैं? क्या आपका बिलीफ सिस्टम किस सैंपल पे बेस करता हुआ है? आप समझ रहे बात को कि मतलब आपने क्रैक करना है नेक्सस को, कोड को क्रैक करना है, आपने आपने लॉजिकल बात पकड़नी है, मंतकी बात पकड़नी है। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसी तरीके से अपने लॉ इन्फोर्समेंट करियर के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपने देखा कि FIR में एक शख्स अलेज कर रहा है कि मुझे 2 लोगों ने गोली मारी या 3 लोगों ने गोली मारी। मिसाल है, गोली एक ही जैसी है, एक ही 9mm की गोली है और 3 लोगों ने गोली मारी। तो अब ये कि रैशनली आपने देखना है कि 3 लोगों को क्यों मारने की जरूरत पड़ी, क्या वजह थी कि 3 लोगों को मारने की जरूरत पड़ी, क्या वो थे, और क्या ये पॉसिबल था कि 3 लोग उस जगह पे आ सकते होते? अगेन कुछ जगह पे पॉसिबल है, कुछ जगह पे नहीं है, लेकिन आपने उसको क्रैक करना है लॉजिकली, रैशनल पे बेस करते हुए। ठीक है। लेकिन एक इसमें बहुत ट्रिकी चीज है, बहुत ट्रिकी चीज है, और वो ये कि जब भी आप कभी बिलीफ सिस्टम को क्रैक करें, आपने अपना जहन हमेशा ओपन रखना है। आमतौर पर क्या होता है कि अगर मैं एक्सपीरियंस्ड हूं तो मैं वहां पे चला जाऊंगा ऐसे बन के कि बस अब मुझे सब कुछ पता है, सामने से कोई नई चीज नहीं आनी है, हालांकि देयर कुड बी अ न्यू वेरिएबल एनी टाइम। ठीक है। तो आपने अपना जहन ओपन रखना है, आपने अपना ऐसे ही रखना है जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यहां से देखता हूं और हर सवाल को रैशनली वे देखता हूं। ठीक है। मेरे पिछले एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ होता है। तो बिलीफ सिस्टम पे आपने वो करना है। इरेशनल बिलीफ क्या होता है? इरेशनल बिलीव्स आर रिजिड, एक्सट्रीम एंड इलॉजिकल। तो ये बहुत मजबूती से जो है ना वो एक जगह पे खड़े हुए होते हैं और इनकंसिस्टेंट होते हैं।
और एक्सट्रीम होते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि ये तमाम लोग बहुत बुरे हैं, ये पूरा इलाका ही अच्छा नहीं है, ये पूरा इलाका क्रिमिनल इलाका है, यहाँ से कोई शरीफ इंसान नहीं निकलता, ठीक है। ये हमेशा एक्सट्रीम होगा। नंबर वन, इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि 3 सैंपल मुझे मिल गए तो अब मैं उस पर चला जाऊंगा, और फिर 2 सैंपल मुझे दोबारा कोई नए मिल गए तो मैं उस पर चला जाऊंगा। तो हमेशा इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि रैशनैलिटी तो मैंने देखी नहीं है पहले से। और ये हमेशा स्ट्रांग होता है कि नहीं साहब क्या बात कर दी आपने, फलां इलाके के लोग हमेशा जो है ना बदमाशी की तरफ जाते हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, ये कभी भी अच्छे नहीं होते, हमेशा ऐसे ही होते हैं, रिजिड। आप उनको लॉजिक दे दें, नहीं नहीं मेरे 3-4 दोस्त हैं वो अच्छे हैं, नहीं 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 उनमें भी कुछ ना कुछ बुराई होगी, वो शख्स कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या चूज करना है? आपने रैशनैलिटी की तरफ आना है, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत सेंसिटिव काम है। आपका काम पब्लिक से ताल्लुक रखता है, और पब्लिक जो हमारे सिविलियंस हैं, इसके अंदर आप लोग के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप लोग को अपना इमेज मेंटेन करना है। पुलिस, मतलब पुलिस का पर्पस क्या है, पुलिस है किसके लिए? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती किसके लिए है एक्चुअली? लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों को केटर करने के लिए, सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए, सिविलियंस को ये यकीन दहानी दिलाने के लिए कि आप आराम से सोच सकते हैं, आप अपना माश का काम जो है वो कर सकते हैं, हम यहाँ पे हैं, वी विल टेक केयर ऑफ एनीथिंग इफ एनीथिंग गोज बैड। इसीलिए होती है ना। तो आप ये देखें कि अगर आप उनसे रैशनैलिटी पे बेस करते हुए बात नहीं करेंगे, उनसे कम्युनिकेट उस तरीके से नहीं करेंगे, तो कैसे आपके साथ मिंगल इन होंगे? और इसी तरीके से अगेन सिविलियंस ने भी वही वाली बात है कि उनमें बहुत बड़ा तबका होगा जो कि इरेशनल बिलीफ पे होगा कि फॉर इंस्टेंस मुझे एफआईआर कटवानी है, नहीं 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 एफआईआर नहीं कटवाओ, छोड़ो, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ कि ये पुलिस खुदा ना खास्ता किसी दूसरे मुल्क की पुलिस है, इसी मुल्क की है, इसी मुल्क में हम और आप रहते हैं, हमारी ही मदद करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, हमें ही। और कई दफ़ा मैंने जैसे पहले कहा कि काफ़ी वाक़यात, ख़तरनाक वाक़यात होने से बचा लेते हैं, क्योंकि वो खबर में नहीं आती तो लोगों तक नहीं पहुँचती। 3-4 वाक़यात अगर बुरे हो गए तो वो लोगों तक पहुँच जाएंगे, तो उसका ह्यू एंड क्राई मच जाता है। सो आप लोग का काम है टफ, ठीक है, और इसलिए आपने अपने असाब जो है ना मजबूत रखने हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए साइन अप किया है, ठीक है। हर काम की कोई ना कोई ड्यू फैक्टर होता है, वो ड्यू फैक्टर इसका ये वाला है कि आप लोगों ने मैनेज करना है। सो आपने हमेशा रैशनल बिलीफ की तरफ जाना है, हमेशा अपने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की तरफ जाना है, इंक्लूसिव अप्रोच रखनी है आपने बात करते वक्त, समझते वक्त, अपनी टोन को बहुत अच्छा रखते हैं, जो वॉइस है आपकी टोन आप अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है, अल्फाज का चुनाव अच्छा रखना है, ठीक है। देखिए, सख्ती उस वक्त आपकी होनी चाहिए जहां पे आपको ये समझ आ जाए कि यहां पे सख्ती ड्यू है। बिल्कुल, एक शख्स ने अगर जुर्म किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी तो मास्टर के साथ अगेंस्ट जाती है, ठीक है। लेकिन वो कानून में क्या होता है कि यू नो a person is innocent, whoever is alleged for the FIR, he is innocent until proven otherwise, ठीक है। वो मासूम है जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने ये किया, ठीक है। वो आप लोग जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन से मुख्तलिफ चीज़ों से सामने लेके आते हैं, तो आपने हमेशा रैशनल बिलीफ पकड़ना है अपने लिए। अच्छा जी, अब आ जाए थोड़े से इरेशनल बिलीफ की तरफ, थोड़ा हम मजीद वो कर रहे हैं। Irrational belief usually manifest in the form of I should or I have. Furthermore, you consider them as an obligation you must fulfill. Irrational belief क्या होते हैं कि यहां से स्टार्ट होते हैं कि वो एक तो ये कि वो ऐसे आपके ऊपर आएंगे कि जैसे आपने ये काम करना करना है, लाजमी करना है, नागुजीर है आपके लिए, वर्ड है नागुजीर, मैं एक्चुअली वर्ड ढूंढ रहा था उसके लिए अप्रोप्रिएट। सो इरेशनल बिलीफ जो है बेस करते हैं नागुजीर चीज़ों पे, जो कि आपने अगर आप नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि ये मुझे करना है, आई शुड डू इट, ठीक है, यानी कि मुझे हर एक से सख्ती करनी है, ठीक है, आई शुड बी हार्ड ऑन पीपल,
मुझे हर एक से सख्ती करनी है। अच्छा, आई शुड डू दैट। ये क्या इरेशनल बिलीव है? क्यों क्यों सख्ती करनी है भाई मुझे हर एक से? हर एक से क्यों करनी है? एक यार्डस्टिक सबके लिए कैसे हो सकती है? कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके साथ आपको नहीं करनी सकती, ठीक है ना? इसी तरीके से आई हैव टू, मुझे लाजमी करना ही है, ठीक है? इसको मुझे लाजमी अरेस्ट करना है। अगेन, क्या इसके पीछे अगर बिलीव है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बिलीव नहीं है तो व्हाई यू हैव टू, ठीक है? तो ये क्या है कि ऑब्लिगेशन की तरह सामने आता है। One thing to understand is that our beliefs are rarely based solely on facts and evidence, but rather our interpretation of the facts and evidence. Every collection of the fact is framed in a certain way and looked at a particular perspective. अच्छा, अब यहाँ पे मजे की बात है। ये भी एन मुमकिन है कि एक शख्स ये कहे कि मेरा जो बिलीव है ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बना हुआ है कि ये शख्स इनोसेंट नहीं है, फैक्ट पे, मेरे पास इसकी एविडेंस है, ठीक है? लेकिन अब प्रॉब्लम उन एविडेंस का नहीं है, उन वो एविडेंस सबके लिए वैसी नजर आएंगे। मतलब पिस्टल अगर किसी के पास से निकली है तो पिस्टल तो हर एक को पिस्टल नजर आएगी, एविडेंस है, हर एक को नजर आएगी। लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन उस एविडेंस की क्या है, यहां पे बात खराब होती है। मतलब मान ले कि एक शख्स है जिसको छुरी लगी हुई है, किसी ने उसको उसको जो है ना वो स्टैब किया छुरी से। अब वो लेटा हुआ है और वो जो 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 छुरी मारने वाला शख्स था वो चला गया। अब मैं वहां से गुजर रहा हूं, मैंने एक शख्स को लेटे हुए देखा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि छुरी निकाल रहा हूं, उसके जिस्म में से छुरी निकाल रहा हूं। आप भाइयों में से कोई वहां पे आ गया और खुदा ना खास्ता वो इरेशनल बिलीव रखने वाला इंसान हुआ, तो वो मुझे कैसे जज करेगा? आप खुद बताएं, एविडेंस किस तरफ इशारा कर रहा है? हम हम तो यही कहेंगे कि यही है। ऐसे ही है ना? उस वो तो बात की हद तक कि हम देखेंगे कि भाई ये जो है न वाकई सरेदस्त, तो हम कहेंगे यही भाई हमने रंगे हाथों पकड़ लिया इसको। एग्जैक्टली। अच्छा, अब क्या है कि जाहिर सी बात है, कानून है, ऑब्लिगेशन है आपकी भी, तो आपने फर्स्ट थिंग मतलब मुझे जाने तो नहीं देना, क्योंकि ये एन मुमकिन है कि मैं हो भी सकता हूं, ठीक है? तो जाने तो नहीं देना आपने मुझे। लेकिन ये एविडेंस काफी नहीं, ये चीज काफी नहीं है कि आपने महज ये करते हुए देखा। अब यहां पे क्या होगा, आपने मेरा कैरेक्टर देखना है, आपने मेरी बातचीत देखनी है, मेरा मोटिव क्या है। इंटरनेशनल जब कभी पुलिस वाले जब किसी को वो करते हैं तो ये ट्रायंगल ट्राइका बनाते हैं, ठीक है? इसमें एक जो है वो यानी कि एक शख्स है, तो उसने अगर कोई काम किया तो उसके पीछे इसका मोटिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? फिर एविडेंस क्या है, लेट से मर्डर हुआ है तो मर्डर वेपन क्या है, ठीक है? फिर उसकी एलिबाई, यानी कि उसकी जो क्या कहेंगे इसे उर्दू में, यानी कि मुख्तलिफ लोगों ने उसकी क्या गवाही दी है, या वो उस टाइम फ्रेम पे कहाँ पे था। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात एलिबाई मिल जाती है, एविडेंस वेपन मिल जाता है, मोटिव नहीं मिलता, मोटिव नहीं मिलता। और उन लोगों को अदालतों से मैंने छुटते हुए देखा है इंटरनेशनली, ठीक है? तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिव, अब ये कि ठीक है मैंने ये शख्स ये कर लिया मैंने और मैं इनोसेंट हूं, मैं उसको जानता नहीं, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। लेट से मैं, मेरी कोई छोटी सी दुकान थी और वो शख्स आई नो इस्लामाबाद का रहने वाला था, यहाँ पे आया हुआ था, मेरा कोई मोटिव नहीं है, मुझे उससे पैसे नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ये? आप समझ रहे बात को? तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का पर्सपेक्टिव बदल देगा, आप लोग की केस को स्निफ करने में और उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको देखने में एक नया पर्सपेक्टिव डालेगा इंशाल्लाह ताला, कि आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स ऐड करें। और जो आप करते भी होंगे, आई एम श्योर काफी लोग, आप लोग अनकॉन्शियसली करते भी होंगे, लेकिन अब आप लोगों ने उसको कॉन्शियसली इस्तेमाल करना है कि बिलीफ सिस्टम की क्या मोटिव होगा, क्या एविडेंस में किस तरीके से इंटरप्रेट करूं, यू नो? अच्छा, ये जो खंजर है जो मेरे हाथ से निकला, मिसाल है,
इसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स तो है, लेकिन एन मुमकिन है जिसने मारा उसके फिंगरप्रिंट्स भी हो। तो अगर दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स है फिर क्या होगा? अब आप बात समझ रहे हैं? तो आपको जो है ना इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि एविडेंस और शक शुरू हो गए। जी सर बोल मुझे रहे थे सर, शक शुबात शुरू हो गए। शक व शुबात शुरू हो गए, बिल्कुल। आपने अनटिल ट्रायंगुलेट नहीं कर लिया, हर एक को शक की निगाह से देखें। और आप देखते भी होंगे, आई मीन आप मतलब मैंने मुख्तलिफ केसेस देखे हैं पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, कि जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को जो है ना वो एक ही नज़र से देखा जा रहा होता है, फिर ट्रायंगुलेट कर होता है। लेकिन बताने का मकसद, स्ट्रेस देने का मकसद, आपको फोर्स करने का मकसद इस तरफ ये है कि आप चीज़ों को एनालिटिकली, रैशनली देखना स्टार्ट कर दें और इरेशनल बिलीफ से खुद भी बचें और अपने कॉलीग्स को भी बचाएं। ठीक हो गया? ये समझ में आ गया यहां तक का? बिल्कुल सर, समझ आ गया सर। हाउ टू आइडेंटिफाई इरेशनल बिलीफ्स। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करना है? पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज, अपनी जबान पे, अपनी जबान के अल्फाज पे, अल्फाज के चुनाव पे ख्याल करें। पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज। नंबर 1, चॉइस ऑफ वर्ड मैटर। एग्जाम्पल, शुड, मस्ट, ऑलवेज, नेवर क्या है? इनफाइनाइट है। जी, किसी ने हैंड रेस किया है? जी एहसान साहब। जी, आपने फरमाया कि कैसे हम इरेशनल को इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, आपने तो पहचानना कैसे है? जी, इसमें एक अमर ये होता है कि दौरान इन्वेस्टिगेशन एक जुमला हम लिखते हैं कि क्राइम सीन को बारीक बीनी से मुलाहिजा किया। वो जो बारीक बीनी है उसको हम जांच पड़ताल इस अंदाज से करें कि हकायक को सामने लाए। ये ना हो कि वो किसी ऐसी चीज को फौरन हम यकीन कर ले कि वो जो हत्ती यकीन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे ये आ गई, जैसे आपने कहा एक आदमी निकाल रहा है जबकि वार पहले ने किया था, इस पर 2 पन्नों के भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। बारीकबीनी इसी का नाम है। ये इरेशनल को अलग एक जिम्मेदार पुलिस अफसर की वो खूबियों को ज़ाहिर करती है कि उसने हकीकत सामने लाई है। जो चीज सामने दिखाई गई है वो शायद हकीकत ना हो, हकीकत कुछ और। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा देखिए, मेरा कहने का मकसद क्या है, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव समझे। एक कत्ल हुआ खुदा न खास्ता कहीं पे, या रॉबरी हुई, ठीक है। मैं आ गया आपके पास कि साहब ये कत्ल मैंने किया, आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे ना? मतलब मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि साहब वो कत्ल है, फलां जगह पे हुआ था, ये मर्डर वेपन है, ये मैंने किया। आप मुझे अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे इसके ऊपर, एहसान साहब? जी जी, वो तो जरूर करेंगे ना। अच्छा, वो तो जरूर करेंगे, फिर बात अब करेंगे लाजमी। हाँ, अब जो है ना, अब क्या है कि ये जो वर्ड यूज किया आपने, बारीक बीनी, ठीक है, ये आप ऑनेस्टी के साथ करते भी होंगे, लेकिन आप उन उन टेक्निकल स्किल्स के ऊपर बेस करते हुए करते होंगे जो कि आपके पास अभी हैं। मिसाल है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसाल है कि आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन का नहीं पता, तो आप वो चीज अपने इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको उसका मालूम नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो अब मिसाल मिसाल है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं इकरार कर रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन अब आप, हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल जो है कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करता है, वो बहुत अहम है, उसके अंदर कुछ चीजें आपको बतलाएंगे भी। अब आप देख रहे हैं मैं बात कर रहा हूं लेकिन मेरी टोन अलग है, मेरी टोन अलग है, मेरे अल्फाज तो उस चीज की गवाही दे रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा जिस्म उसके खिलाफ होगा, मेरी पूरी टोन उस बात के खिलाफ होगी। तो अब यहां पे बारी बीनी का तकाजा यह होगा कि आपने मेरे अल्फाज पे नहीं जाना, मेरी बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी, टोनालिटी। वैसे ही आप लोग की माशाल्लाह तो मैंने देखा कि पुलिस की सेंसिटिव एक्यूटी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त होती है। यानी कि मैंने ना लेकिन सर जी कभी जी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान इतना धोखा खा जाता है कि वो एक मर्डर हुआ और मेरे कुलीग की थे सब इंस्पेक्टर, वो जब जाए मौका पर गए, चूंकि होटल था, रश था बहुत ज्यादा, तो जिसने कत्ल किया था उसके हाथ में पिस्टल था और उसने जल्दी से होशियारी से क्या किया, वो पिस्टल सब इंस्पेक्टर साहब के हाथ पे रखा, बोला ये अंदर अंदर बंदा अंदर है जो कत्ल हुआ है।
और ये मदद ऐसे करते हुए वो पिस्टल उसको थमा के खुद उस रश में से निकल गया और वो पिस्टल भी हाथ में आ गया। बाद में हमें पता चला कि मारो कातिल तो वही था जो उस रश में पिस्टल हाथ में देकर चला गया। बिल्कुल तो सही फिर है। अब कुछ साथी उनको कह रहे थे कि आपने देखा नहीं, आपने ये नहीं किया। मैंने कहा बस खैर है, जो होना था कोई मसला नहीं, क्योंकि कभी ऐसे रश के अंदर ऐसा मामला भी आ जाता है, सोच डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि रश होता है और इमरजेंसी होती है और बंदा गाड़ी से जैसे उतरता है लोग जमा होते हैं, और हर बंदे का रुझान पुलिस की तरफ होता है, पुलिस का रुझान उस मौके की तरफ होता है, तो कभी कभी ऐसा मामला हो जाता है सर। देखिए बिल्कुल हो जाता है। आपने कोशिश करनी है, आपने जिद्दोजहद करनी है, आखिर आप इंसान हैं, ठीक है। ये गलतियां सिर्फ आप लोगों से नहीं होती हैं। दुनिया में कोई पुलिस नहीं है, दुनिया में कोई पुलिस नहीं है जो कि जिनसे मिस्टेक्स ना होती हों। बेहतरीन वसाइल हैं। मैंने तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कि कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में आप लोग काम कर रहे होते हैं। यानी कि जो आप लोग को मोबाइल का फ्यूल दिया जाता है वो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के लिए भी नाकाफ़ी होता है, और उसमें आपको हुकूमत कहती है कि पूरा महीना गुजारो, ठीक है। मुझे मुझे मैं लाइक आई सेड कि मैं रह चुका हूँ जर्नलिज्म में, तो मुझे मालूम है कि आप लोग किन किन तकालीफ से आप लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। जिस जिस बुक पे एफआईआर कटनी है वो बुक कहाँ से आनी है, सो एंड सो फोर्थ। अंदाजा हो गया होगा आपको कि मुझे अंदाजा है कि आप लोग किस, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में जो आप लोग काम कर पाते हैं, हेड्स ऑफ टू यू, मतलब सलाम है आप लोगों को, ठीक है। मैं यही रिसोर्सेज में अमेरिकन पुलिस को दूंगा, बोलूंगा अब काम करके दिखाओ मुझे, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज के बावजूद वो लोग वहां पे मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो अगेन नंबर वन चीज ये कि ये बहुत प्राइड की बात है, बहुत फख्र की बात है आप लोगों के लिए कि आप जिन रिसोर्सेज में जितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या अभी सेटल डाउन कर जाना है? नहीं, आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आप लोगों ने अपनी स्किल्स और पॉलिश करनी है, ठीक है। पुलिस की मैंने देखा एक चीज होती है सेंसरी एक्यूटी कहते हैं। सेंसरी एक्यूटी कहते हैं कि मैं एक शख्स को देखूं और मुझे पता चल जाए कि किस टाइप का है, क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। यानी कि मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि मॉम कैन आई गेट द चॉकलेट, क्या मुझे चॉकलेट मिल सकती है? और माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ माँ ने बच्चे को देखा और बच्चे को पता चल जाता है कि देयर इज नो वे ऑन अर्थ कि मुझे चॉकलेट अभी मिल जाए, ठीक है। उसको पता है कि ये मुझे नहीं मिलती चॉकलेट बगैर वालदा के कोई एक लफ्ज बोले। इसी तरीके से पुलिस के अंदर भी मैंने देखा है कि इनकी सेंसिटिविटी बहुत तेज होती है। मैंने बड़ी जगहों पे नाके लगे हुए देखे हैं, पूरी गाड़ी चेक हो रही है एंड मैं जाता हूँ एंड शीशा नीचे किया, सर कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता फलां जगह जा रहा हूँ, कहते हैं जाए सर, मतलब एक अजीब किस्म की ना एक जादुई आंखें आ जाती है आप लोगों के पास। सो इस मामले में बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग वो क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस मेक यू बैटल हार्डन, ठीक है जी। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है ना वो मैटर करता है। अच्छा, ऑफन टाइम्स योर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिचुएशन कैन कॉज नेगेटिव इमोशंस टू अपीयर टू इंक्रीज देम मोर देन नेसेसरी, ठीक है। यानी कि बाज़ औक़ात आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो भी सिचुएशन आई, वो नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो कॉज कर सकती है, जो कि उससे ज्यादा, यानी कि एक शख्स है भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया, अब मैंने बंदा भी पकड़ लिया, अब मैं उसको मारे जा रहा हूं। इमेजिन करें मैंने बंदा पकड़ लिया, मैं उसको 15-20 मिनट तक मार रहा हूं, तो क्या ये नेसेसरी है, जरूरी है? ठीक है, मतलब इसका पर्पस क्या है? अगर मुझे उस शख्स का रिमांड लेना है फॉर सम रीजन, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग ऑफिसर, तो मैं उसको जेल में ले जाऊं, तमीज से वहां पे रखूं और फिर वहां पे जो मुझे प्रोसेस करना है वो करूं। इस जगह पे मुझे इसको 15-20 मिनट तक मारने की क्या वो बनती है? तो क्या है कि नेसेसरी नहीं है, लेकिन क्यों हो रही है, क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं उस सिचुएशन में इतना ज्यादा डूब गया कि उसने नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर कॉज किए, और मैं अपने नेगेटिव इमोशंस कहां पे स्टीम आउट कर रहा हूं? उस शख्स पे, उसको मार के, क्योंकि मैं उसको मारूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा, ठीक है। उसको मैं मारूंगा तो मुझे अच्छी फील होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन ये एक बुरे उस पे आपको लेके जाता जाता है। कोच बॉबी की बहुत जबरदस्त कोट है, योर बिलीव्स आर अ मैग्नेट दैट क्रिएट योर रियलिटी। अगर आपको ये छोटी सी 2 लाइन समझ में आ गई, आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी, गारंटी करता हूं मैं। ये 2 लाइन अगर आपको समझ में आ गई, आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी।
आपके जो बिलीव है, यानी कि जो आपका मानना है, या आपका जो आपकी जो वैल्यूज है, आपका बिलीव है, वो एक मकनातीस की तरह है, मैग्नेट की तरह है। और ये एक ऐसा मैग्नेट है जो कि आपकी रियलिटी बनाता है, यानी कि आपकी हकीकत बेसिकली कहां से आती है? आपके बिलीफ से। तो साहब, अगर आपने मान लिया कि आप दुनिया के सबसे बुरे ऑफिसर हैं, आपका बिलीफ बन गया, तो आप दुनिया के सबसे बुरे ऑफिसर बन जाएंगे, गारंटीड। और अगर आपका ये मानना आ गया कि आप दुनिया के सबसे अच्छे ऑफिसर हैं, बिलीफ पे, और बिलीफ क्या होता है? रैशनल पे बेस करता होता है, तो इरेशनली तो आप नहीं समझेंगे ना। यानी कि ये तो ऐसा नहीं कि मैं कोई नरगिसियत में मुब्तला हो जाऊंगा या मैं नार्सिसिस्ट बन जाऊंगा कि मैं कहूं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा ऑफिसर हूं बगैर किसी रैशनल के। रैशनल पे बेस करता होगा, और आप कहेंगे कि आप, जब आपका बिलीव बन जाएगा कि आप दुनिया के अच्छे ऑफिसर हैं, तो आप दुनिया के अच्छे ऑफिसर सबसे ज्यादा बन भी जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे की और लाइफ चेंजिंग कोट है, योर बिलीव्स आर अ मैग्नेट टू क्रिएट योर रियलिटी। अच्छा जी, अभी तक इस वक्त तक कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई सवाल है, कुछ वो है, तो आई एम एट योर मर्सी, यू कैन आस्क मी। सो असाइनमेंट जी, असाइनमेंट क्या है आपका? आपने वही पोर्टल एक्सेस करना है जहां पे आप और दीगर असाइनमेंट्स कर रहे होंगे अभी। असाइनमेंट क्या, आपने एक हैंडआउट रीड करना है, 1 और 2, हैंडआउट नंबर ए और हैंडआउट नंबर 2, ठीक है ना? So what you need to do, please use your thoughts, record sheet and categorize your thoughts accordingly to thinking errors. ठीक है, आपने जो है ना एक रिकॉर्ड शीट होगी, उसमें से आपने कैटेगराइज करने अपने थॉट्स, उस खानों में आपने डालने जैसा आप जो समझेंगे उसके मुताबिक। एक, after filing it out, try to identify which one is relatable to you and you may have somewhat similar beliefs. ठीक है, फाइल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा वाला वो है, वो आपकी जात से मैच करता है, आपकी जिंदगी से मैच करता है। ठीक है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद ये है कि आपने जो है ना वो लिस्ट देनी है बाकी आइटम्स की। सो यू हैव टू not exactly what the list has, and think about those situations where your beliefs made you feel unpleasant, sad or angry. यानी कि ये हैंडआउट नंबर 2 में आपको मिलेगा कि आपने उन चीज़ों को लिस्ट आउट करना है जिसने आपको, जिन बिलीव ने आपको उदास किया हो, बिलीव ने आपको गुस्सा दिलाया हो या अनप्लेजेंट फीलिंग दी हो। तो ये 2 असाइनमेंट्स आपने करने हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सा वो कर देगा। ओके जी, ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रेमिंग अनहेल्पफुल थॉट्स टू बी क्लियर, फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड ड्यूरिंग अ करियर इन द क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर। ठीक है, और लॉ एनफोर्समेंट। अच्छा जी, रिफॉर्मिंग अनप्लेजेंट थॉट्स, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जहन में अनप्लेजेंट थॉट्स आ रहे हैं, नामुनासिब ख्यालात आ रहे हैं हमारे जहन में, जो कि हमारे लिए गम का बाइस बन रहे हैं, खुशी हमें नहीं दे रहे, खुशी दूर कर रहे हैं, ये वो। सो अब हमने उसको बदलना कैसे, उसको रिफॉर्म कैसे करना। To reframe the thinking pattern, cognitive restructuring is one of the main techniques that has been successfully used to help people change the way they think. One of the first steps of cognitive restructuring is being able to identify when a belief is illogical or irrational that you already learned through activity and handout. ठीक है, आप activity and handout से जब आप activity handout करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है irrational and rational belief। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पहला स्टेप है वो आपने करना है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं अंग्रेजी में से, यानी कि अपने ख्यालात को फॉर्म करने वाला जो सांचा होता है उसको रीशेप करना। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर मैं नेगेटिव सोचता हूं तो मेरा जो सोचने का जो सांचा है वो बन गया नेगेटिव। लेट्स से ट्रायंगल शेप है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं इस शेप में से कुछ भी निकाल रहा हूं, कैसा भी मटेरियल निकाल रहा हूं, वो नेगेटिव ही होना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक घड़े में आप थोड़ा सा गंदा पानी डाल दें
और उसमें साफ पानी डालते रहें, जितना डाल देंगे वो पानी गंदा ही रहेगा, ठीक है, साफ नहीं होगा। सफाई के लिए उसको आपको वो जगह बंद करनी पड़ेगी, दूसरी जगह पे करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, पानी साफ निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसका वो है। अच्छा जी, सेल्फ एनालिसिस। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इररेशनल बिलीफ यू नीड टू डिबेट टू योरसेल्फ, यानी कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा जो बिलीव है, ये सामने वाले का बिलीव है, इररेशनल है। उसके बाद क्या करना है आपने डिबेट करनी है अपने आप से। आस्क योरसेल्फ टू फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो सुनने में बात आ रही है, आर दे लॉजिकल? जो मुझे बात सुनने में आ रही है, एहसान साहब ने कोई बात की, करीम साहब ने कोई बात की, तो क्या ये बात लॉजिकल कही इन्होंने मुझे? पहला सवाल। या ये जो इस तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, किसी जगह पे आप खड़े में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस, क्या ये लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं? सो फर्स्ट थिंग, इज इट लॉजिकल? नंबर 1। सेकंड, डज इट मेक सेंस? क्या ये मंतक रखती है बात कि ये ऐसे ही होगा? ये दूसरा, ये एक फिल्टरिंग सिस्टम है, ऊपर वाला फिल्टर, नीचे फिल्टर, और ये, और फिर लास्ट, आर दे रियलिस्टिक? क्या ये रियलिस्टिक है, या ये क्या हकीकत पे मबनी हो सकती है? ठीक है, तो ये जो 3 सांचे हैं, ये आपको इसमें से जो छन के जो चीज निकलेगी ना, वो आपके पास यानी कि ऐसी प्योरिटी के फॉर्म में होगी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, राइट। अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, सो फॉर इंस्टेंस, यू नो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक शख्स है जो कि ये कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस एक एक जगह पे वाकया हुआ, लेट्स से रॉबरी हुई, या लोग अंदर गए और वहाँ पे सोना भी पड़ा हुआ था, मिसाल है, वहाँ पे बाकी चीज़ें पड़ी थी, सिर्फ टीवी लेके गए और 2 लोग मर गए। रॉबरी में सिर्फ टीवी लेके गए और 2 लोग मर गए, और लोगों ने ये कहा कि अब आप केस इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, और लोगों ने कहा कि साहब ये रॉबरी थी और 2 लोग जैसे रॉबरी में मर जाते हैं बाज़ औक़ात, तो वो उनके साथ इंसिडेंट हो गया। अब पहला सवाल आपका ये है कि लॉजिकल है कि कोई रॉबर आया है रॉब करने के लिए, उसने बाकी चीज़ छोड़ दी, टीवी ले गया या कोई और चीज़ ले गया, स्वैग ले गया कोई भी दिखाने के लिए? चले, ये पॉसिबल है कि अच्छा चलो इसका जवाब ये आ गया कि वो जल्दी में थे। ठीक है, तो ये लॉजिकल वाला फिल्टर पास हो गया फॉर नाउ। अब सेकंड सवाल, डज इट मेक सेंस? क्या ये बात मंतक रखती है? ये दूसरा सवाल। ठीक है, जल्दी में थे तो फिर कोई ज्यादा वैल्यू वाली चीज उठानी चाहिए थी, कम वैल्यू वाली क्यों उठाई? और फिर चले मान लें कि फॉर सम रीजन आप ये एक सवाल ये आ गया कि यू नो उनको जो हाथ में आया वो लेके चले गए। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? क्या रियलिस्टिकली हो सकता है? क्या इसका रियलिज्म से कोई ताल्लुक है? अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, एक रॉबर घर पे रॉबरी करने आ रहा है तो कोई इतला होगी, कोई कुछ होगा, ऐसे कैसे कर सकता है? सो ये 3 फिल्टर, अब आप इसको जरा घुमाना शुरू करें इन 3 फिल्टर को। ठीक है, सो आपको बहुत ज़्यादा हद तक आपको हकीकत पता चल जाएगी इसकी, और आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। सो इसके ऊपर कोई वो है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, और ये जो हमने रीफ्रेमिंग अनहेल्पफुल थॉट्स का वो किया था, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि मज़ा नहीं आया। आप लोगों में से कंफ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा है कि है अभी भी। नहीं सर, वो तो ऐसे है ना कि वो
उस चीज पे फिर हम सोचेंगे कि आया आखिर जो है ना ये जो काफी कीमती चीजें हैं उसने छोड़ दी हैं और यहाँ से वो ये चीज लेके जा रहा है, तो इसका मोटिव क्या है? मिसाल के तौर पर घर के अंदर काफी चीजें पड़ी हैं लेकिन ले जाने वाला सिर्फ लैपटॉप ले जाता है। बिल्कुल सही है। तो अब हम उसको ये चीज हमारा ज़हन तस्लीम करेगा कि यार ये सारी चीजें छोड़ के गया है और बंदा लैपटॉप लेके गया है, हाँ। इसका मकसद है कि लैपटॉप से कोई मामला है, कोई ना कोई मसला लैपटॉप की हद तक होगा। तो कभी ऐसा मामला भी मतलब सामने आ जाता है सर। यानी कि आप उसको ये देखेंगे कि मामला फिर रॉबरी का नहीं है, ये कुछ और है। जी हाँ, हम उसको उस ख्यालात में ले जाएंगे। हम उसको पहला सवाल करेंगे कि अगर वो टीचर है तो हम उस बंदे की शख्सियत को पहले देखेंगे कि बंदे का काम क्या है, बंदे का करैक्टर क्या है, बंदा लैपटॉप जो गया है लैपटॉप किसमें इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, बिल्कुल सही है क्या लैपटॉप में कोई ऐसी पिक्चर हैं। जी। हाँ जी बिल्कुल, मतलब है वो जैसे हम किसी भी जो इसने सान अल हक साहब ने एक फिक्रा कहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने फरमाया कि जब हम किसी मौके पे जाते हैं तो हम उसमें एक लफ्ज ऐड करते हैं कि जाए मौका का मुलाजा नहात ही बारीकबीनी क्लॉकवाइज और हिकमत अमली से जो है ना मरतब किया गया। बिल्कुल तो सही वो है। हमारी हिकमत अमली बारीकबीनी और क्लॉकवाइज का मकसद ये होता है कि हम उसको बारीकबीनी से बात को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि इसमें हमारी कैसी हिकमत है कि हमने इसके साथ सरेदस ये बात नहीं करनी है। हम इसकी तमाम बातों को, जैसे आपने कहा कि सामने वाली जो बात सुना रहा है उसको हम सुनने की हद तक नहीं लेंगे, हम उसको समझने की हद तक लेंगे। तो फिर हम ये इस मामले को मतलब ज़हन के अंदर हम बात को रखते हैं। सही। अच्छा, बिल्कुल सही बात है ये। आपने अगेन जैसे जो बात हुई कि मतलब हम लॉजिक्स, मंतक और इनको मद्देनजर रखते हुए जब भी कोई काम करेंगे तो एक तो ये कि हमेशा हमारे पास आंसर होगा। यानी कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन शॉर्ट कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं, हमेशा उससे पूछें कैसे आपने ये अखज़ किया, इसके पीछे डाटा क्या है। तो आप जब किसी से कोई बात सुने, किसी से बात वो करें, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मेक श्योर करें कि आपने जो उसके पीछे रहने वाला डाटा है वो आप जो है वो उससे लाजमी एक्वायर करें, ठीक है, और अपने लॉजिकल थिंकिंग्स पे और उसके ऊपर करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा मैंने असल में टाइम कल भी वो ले लिया था, वो कर लिया था ताकि कि हम ज़्यादा टॉपिक कवर कर लें, ताकि आज हमें कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। कुछ 1-2 दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें कुछ एक्सरसाइज बताएं फॉर द यू नो अपने आप को कैसे बेहतर बना सकें इन सेंस सपोर्ट। सो उसके लिए हम आज कुछ 1-2 एक्टिविटी कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये एक बहुत खूबसूरत कोट है और रॉय टी बैरन की, और क्या है कि इट्स ओनली आफ्टर यू हैव स्टेप्ड आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन दैट यू बिगिन टू चेंज, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। ये मैंने मुख्तलिफ इदारों में ये मैंने लोगों में इश्यूज देखे हैं, मुख्तलिफ इदारों में। इसमें हर किस्म के इदारे शामिल हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, इसमें प्राइवेट इदारे शामिल हैं। मैंने लोगों को क्या देखा है, बेशतर लोगों को, कि लोगों ने एक अपना कंफर्ट जोन बनाया होता है। यानी कि एक शख्स ने नौकरी स्टार्ट की या कोई काम स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसने एक सेट ऑफ स्किल्स सीख ली, 3, 4, 5, 6, 8, 10 चीजों की। अब क्या है कि वो उसी में ही रहेगा, उसी होल से में रहेगा, क्योंकि उसने वो सीख लिया है, ना उसको आगे सीखना है, ना उसको आगे बढ़ना है ना। तो ये कि आप जो है वो कंफर्ट जोन के अंदर, मैंने मुख्तलिफ लोगों को जो है ना वो देखा है कि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। तो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, ठीक है। और या आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से इसलिए बाहर निकालना है क्योंकि आपने, मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे, मिसाल है, तो क्या होगा कि आपको नो मैटर वर्ड आपके पास वो ग्रोथ नहीं आएगी। और अगर आपने इसको निकाल लिया अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर, अच्छा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जो अमल है वो थोड़ा तकलीफ दे होता है, थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि आपको नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है, ठीक है ना। आप इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लें जैसे आप जिस दिन वर्जिश करें, आप लोगों में से
क्योंकि आप लोग के काम ऐसे है कि आप लोग मेरे ख्याल से वर्जिश आप लोग की कुछ ना कुछ रहती होगी। तो जब आप वर्जिश करते हैं और जब जिस दिन आपने ज़्यादा कर ली उस दिन आपके पट्ठों में और आपके बॉडी में बहुत दर्द होता है, मसल्स बहुत स्टिफ हुए होते हैं आपके। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो आपके टीयर होते हैं, यानी कि मसल्स हल्के से स्ट्रेच होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं बीच में से ताकि गैप आए और फिर नए मसल्स बनते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए वो जो है वो आपको थोड़ा एक तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़ता है। इसी तरीके से यही काम जहन का भी है। आप देख लें कि कोई मालूमाती चीज अगर आप पढ़ रहे हो या सुन रहे हो या उससे गुजर रहे हो तो उस दिन आपके सर में बहुत दर्द होगा या सर में हल्की सी तकलीफ होगी या सर भारी भारी होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस्म के मसल्स की तरह यहाँ के भी न्यूरोलॉजिकल जो मसल्स होते हैं उसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसके बाद जो है हम जाहिर है कि यू नो हम उस चीज़ को सोचते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे जहन में, वो मैंने याद है आपको एक चीज़ पढ़वाई थी, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैंने आपको कहा था जहन में छोटे छोटे पटाखे होते हैं जो फट रहे होते हैं, वो फिर मजीद आ जाते हैं। जितने ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल ये जो बम्बार्ड करने वाले जो एंटिटीज हैं ज़्यादा होंगी आपकी, उतना ही जहन आपका अच्छा काम करेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि बुढ़ापे में जहन काम नहीं करता, ये आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी। अच्छा, रियलिटी के लिहाज से जहन के काम करने या ना करने का ताल्लुक एज से नहीं है। होता है ना कि ये काम अगर मैं बचपन में सीख जाता ज़्यादा अच्छा सीख जाता, इसका ताल्लुक एज से नहीं है। इसका ताल्लुक इससे कि आपने अपने जहन को कितना एक्टिव रखा हुआ है। अगर आप अपने जहन को चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस नहीं देंगे तो हो सकता है कि 30 साल की उम्र में एक शख्स जो है उसका जहन जो है वो बज़ाहिर ऐसा हो कि जैसे बच्चे का या किसी 200 साल वाले शख्स का जहन है। और अगर आप इसको, क्योंकि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो विद द एज आप हार्डली 4 to 5% लूज करते हैं, एंड इवन दैट आफ्टर 70s, विच इज नॉट अ लॉट। लेकिन अगर आप अपने जहन को एक्सरसाइजेस राइट देते रहें तो ये कभी भी आप जो है उस तरीके से वो नहीं करेंगे। सो अगेन अ वेरी ग्रेट कोट बाय रॉय, that it's only after you stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow and transform। जब आप बाहर जाएंगे अपने कंफर्ट जोन से तो आप बदलेंगे, आप बड़े होंगे और आप ट्रांसफॉर्म होंगे into a something that is more than you। एक काम ये करते हैं कि हम दो जो है वो ग्रुप बनाते हैं, दो दो लोगों का, यानी कि दो लोग एक तरफ दो लोग एक तरफ, ठीक है। और दो लोगों से हम बात करते हैं कि आप कोई दो इरेशनल बिलीफ बनाएं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने देखा कि इरेशनल बिलीफ जो है वो क्या होते हैं और रैशनल बिलीफ क्या होते हैं। इरेशनल बिलीफ बनाएं और उसके ऊपर आप आर्ग्यू करें, और फिर जो सामने वाले दो लोग हैं वो उन दो लोगों को बदलेंगे, उनका बिलीफ बदलेंगे डिबेट से कि किस तरीके से जो है ना ये रैशनल नहीं इरेशनल है। तो मुझे 4 वॉलंटियर्स चाहिए सबसे पहले। तो जो 4 पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी में वो मुझे वो हैंड रेस कर दें, हाथ खड़ा कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मुझे 4 बहादुर पार्टिसिपेंट्स चाहिए। हम लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यू नो हमें 4 लोग चाहिए जो कि 2 लोग जो है ना वो इर्रेशनल बिलीफ, जानबूझ के एक इर्रेशनल बिलीफ अपना बनाएंगे केस के हवाले से कोई भी, फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज। और जो दूसरे 2 लोग हैं वो उनके आर्गुमेंट सुनेंगे और वो उनको तब्दील करने की कोशिश करेंगे रैशनैलिटी पे बेस करते हुए, ताकि हम सब इस एक्टिविटी से सीखें अच्छा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो मुझे भी सीखने को मिलेगा कि अच्छा केस के अंदर क्या क्या लॉजिकल चीज होती है जो कि अपेरेंटली रैशनल पे लग रही है लेकिन वो होगी रैशनल। मैं ही बनाया था ग्रुप जो जिनसे इंटरेक्शन ज्यादा होता है। एक एहसान साहब हो गए और जी जक्का साहब हो गए दूसरे। जक्का साहब की आवाज भी हमने नहीं सुनी बहुत 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 देर से।
और तीसरे गुलाम शाह साहब हो गए। सर प्लीज थोड़ा मेरे एरिया में एक आग लगी है लकड़ी के टर्म में बाजार में, वो पर सारा मुंसलिक है, सारा एरिया ओके बंदोबस्त ओके हो रहा है इसका फायर ब्रिगेड का। चमन से मैं थोड़ा मौके पर चल जाता हूँ। ओके 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 ठीक है। ड्यूटी आपकी है, इट कम्स फर्स्ट। अच्छा जी, तो हमारे पास कौन से 3 लोग हो गए हैं? एहसान साहब तो मेरे ख्याल से ही इज बिजी इन द ड्यूटी नाउ बिकॉज इंसिडेंट हो गया इनके करीब में कोई। तो हम जो है वो हमारे पास जका साहब हैं एक, दूसरे गुलाम शाह साहब हैं। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, 2 लोग का, कोई 2 लोग आप लोगों में से पार्टिसिपेट करना चाहेगा एक्टिविटी में? तो एक हमारे पास जका साहब हो गया, एक सलाउद्दीन साहब हो गया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है, सलाउद्दीन साहब आपने कोई इर्रेशनल बिलीफ पकड़ना है। इर्रेशनल बिलीफ से क्या है कि कोई एक केस बना दें, जहन में बना दें कि कोई वाकया हुआ है कहीं पे, और आपने जिस बात पे बहस करनी है वो रैशनल नहीं होना चाहिए, वो इर्रेशनल होना चाहिए, नहीं कि उसकी कोई मंतक नहीं बननी, लेकिन आपने ये सोचते हुए कहना है कि मैंने ये इस पे कन्विंस करना है जका साहब को। ठीक है, मिसाल है कोई बज़ाहिर शख्स है जो कि आपकी प्रैक्टिसेस के हिसाब से, अगर आपको मंतकी तौर पर वो लगता है कि वो ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपने उसको अदर वे अराउंड प्रूव करना है। अच्छा, जका साहब क्या करेंगे? जका साहब आपके आर्गुमेंट सुनेंगे और जका साहब आपको आपके बिलीव्स को बदलने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा क्या उसमें हुआ है। तो आप लोगों ने डिबेट करनी है कोई 4-5-6 सेंटेंसेस की, ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट दोनों ने मिलकर, ठीक है, आपस में, ताकि हम उसमें से कुछ अखज करें। अगर अगर कोई इस तरीके से मुश्किल समझते हैं तो मुझे बनानी पड़ती है, तो मैं बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप बना दें जो जका शख्स साहब, आपको अच्छा लगे। आप बना दें जका साहब। चलें चलें ठीक है। बात यह है कि सर मैं जो है ना वो सब्जी की फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, ठीक है और आज शाम को मैंने अपनी रेडी बंद की, ठीक है और रेडी बंद करने के बाद मैं अपने रेडी को घसीट कर अपने स्टोर में ले जा रहा था, ठीक है और मोबाइल पर बात करता हुआ जा रहा था। मेरे साथ मेरा एक और भी छोटू कलीग था। तो 2 अशखास आए हैं, उन्होंने आकर मुझे जो है कहा है कि मोबाइल मेरे हवाले करो। ठीक है मैंने मोबाइल नहीं दिया, ठीक है और उन्होंने दोनों ने मुझे जो है ना चाकू के वार किए हैं, और मैं जख्मी हुआ। मेरा मोबाइल छीन कर जो है ना वो चले गए हैं, ठीक है और जो है ना इसी सना में लोग आगे हैं, मुझे उन्होंने जो है ना उठा के ले गए हैं। तो ठीक ये है मेरे साथ डकैती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। दिन दिहाड़े शाम के टाइम शरेआम बाजार के अंदर लोग मुझे छीने जा रहे हैं, और कहाँ गया कानून, कहाँ गई पुलिस, कहाँ गए ये इदारे। ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि मजदूर आदमी भी महफूज नहीं, एक रेडी वाला भी महफूज नहीं। तो ये हमारे साथ ज्यादतियां हैं, जुल्म हैं, और भी लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, बात शुरू कर लेते हैं, और वो इस मामले पे शुरू हो जाते हैं। ये मेरी रिपोर्ट है। बिल्कुल सही है। इसमें मैं सलाउद्दीन साहब के लिए थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूं कि आपकी ये भी शिकायत है कि आपको हर आवाम को कभी इंसाफ नहीं मिलता, और पुलिस ने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। हमने इनफाइनाइट आइडेंटिफायर भी इसमें डाल दी हमने, ठीक है जी सलाउद्दीन साहब। अब आपका जवाब क्या होगा जका साहब को? मैं बस क्या बताऊं सर, है मुझे ये भी घबराहट हो रही थी कि मैं क्या जवाब दूंगा सर। नहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस सवाल करें आप मुझसे पूछें कि भाई बात क्या है। आपने रैशनली सलाउद्दीन साहब, अब आपने ये बताना है, क्योंकि देखिए पूरी पुलिस की इज्जत आपके कंधों पे है इस वक्त। आप बेझिझक पूछें, आप बेझिझक पूछें कि कितने बजे तुमने रेडी बंद की थी, रेडी बंद करते वक्त तुम्हारे साथ कौन बंदा खड़ा हुआ था, तुम्हारे अंदर जब उन्होंने चाकू लगाए, आपको मारे, तो मोबाइल छीना। इस किस्म के 2-4 सवाल करें आप, बेझिझक करें आप। अच्छा सर, तो सर जब आप रेडी बंद कर रहे थे, उससे पहले आपसे 3 दिन से बात की थी या? बस ऐसे रूटीन के मुताबिक कुछ गाहक आते रहे और वो सौदा लेके जा रहे थे। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है,
ना ही मेरा किसी से कोई मामला है। बस मैं तो एक बाजार का मजदूर हूँ, रेडी लगाता हूँ। बस मोबाइल पे बात कर रहा था, इसलिए मुझे जो है सर ना वो आवाज आ पता रही? नहीं कौन थे। सर सुन गया मेरे क्वेश्चन सर। जी 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 जी, मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं जब सौदा बेच रहा था तो उस वक्त आम गाहक आ रहे थे, वो रूटीन के मुताबिक सौदा ले रहे थे। ये मेरे सवाल का जवाब है आपको ना। जी सर। आप बेझिझक हो जाए, आप बेझिझक हो जाए, हेजिटेशन ना रखें आप। इधर अब आप सवाल करें ना चलें, कि उन्होंने सलाउद्दीन साहब आपका। की जगह मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, आप कर लें सर, आप कर लें। है ना? तो क्योंकि हमारे बाकी साथियों के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि वो है, ठीक है? अच्छा जी, ज़का साहब, आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ऑब्वियसली हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और पुलिस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं आपके सामने अगर खड़ा हुआ हूँ तो ये इस बात की ज़मानत है कि पुलिस एग्जिस्ट करती है, नंबर वन। हमारे पास बहुत जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम दिन रात उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, हम दिन रात उसके अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं ये तो पुलिस का काम है। जब वारदात हो जाती है, छीन के ले जाते हैं, गरीबों को लूटा जाता है, उसके बाद आप आ जाते हैं कि जनाब अब उल्टा आप कहते हैं कि जी ये हुआ वो हुआ, ऐसे करेंगे। आप मुझे ये बताए ना कि अब जब मैं तो छीना गया हूं, मैं तो सारी देर मेरी सारी जो कमाई थी, जो मेरा सिलसिला था, निजाम था, ये सारा हो गया। उसके बाद आप आ गए तो ये शहर के अंदर, गली के अंदर था, पूरे शहर के अंदर अगर 3 किलोमीटर बाहर होता फिर भी होता। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके साथ तो ज्यादती हो गई, और ये भी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक आम लोगों का पर्सपेक्टिव यही है कि पुलिस जो है वो काम नहीं कर पाती है, अपनी ड्यूटी जो है उस तरीके से अंजाम नहीं दे पाती है। लेकिन आपने कहा, अपनी ज्यादती को तो बता दिया आपने। अमजद साहब के साथ रॉबरी होते होते बची है, वो आपको मालूम है? वो आपको नहीं मालूम है। शकील साहब के साथ रॉबरी होते होते बची है, ये आपको नहीं मालूम है। आपके 2 गली पीछे एक वारदात हो रही थी, वो वारदात हमने जो है ना वो एन मौके पे उसको नाकाम बनाया, ये आपको नहीं मालूम है। तो साहब, अगर कोई 5 वाकयात हो रहे हैं तो 10 वाकयात होने से भी रोका जा रहा है। हमारी अपनी कैपेसिटी है, हम आपको बेहतर सर्व करने को कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो लोगों ने आपके साथ वारदात की, इसकी कोई एनी शायद है, कोई गवाह है, नंबर वन। और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या इस जगह पे पहले भी कोई वारदातें हो चुकी हैं, ये पहली वारदात थी इस जगह की? नहीं जनाब, इससे ये तो बड़ी पुरअमन गली थी, इस गली में तो आज तक वारदात हुई ही नहीं है। और जो है ना बिल्कुल कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। आज मेरे साथ ही ऐसा हो गया है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ज़का साहब कि आपने अभी हम पुलिस वालों को जो है वो काफ़ी बुरा भला कहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो गली पुरअमन थी, आपने भी कहा कि पुरअमन थी, यहाँ पे कभी वारदात नहीं हुई है। तो हमारे भी जहन में ये है कि ये पुरअमन गली है, यहाँ पे कभी वारदात नहीं हुई है, हमारे भी वहमो गुमान से था। आपकी तरह हम भी इंसान हैं, है ना? एक चीज अगर हो जाती है अमेरिका जैसे शहर के अंदर, पुरअमन वॉशिंगटन के अंदर या डैलस के अंदर, अगर पुरअमन स्कूल के अंदर मैस शूटिंग हो जाती है, बच्चों को मार दिया जाता है, और उससे पहले नहीं होता है, तो वो लोग उसके बाद, वाकई होने के बाद, वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। हम भी इसीलिए आ गए यहाँ पे ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर लें। एक जगह पुरअमन थी, हमने भी ये सोचा, आपने भी ये कहा। हम यहाँ पे आए हैं कि अब इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या वजह हुई। क्या कोई ये सिर्फ इसका पुरअमन होना इसका लिटमस निकल गया कि जो ये वारदात हुई यहाँ पे, या यहाँ पे कोई और यहाँ का अपना कोई बंदा जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है? वी विल इन्वेस्टिगेट इट एंड वी विल गेट बैक टू यू। सी, इस पूरी चीज के अंदर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी ये ज़का साहब ने बड़ी मजे की बात की थी आर्गुमेंट के अंदर कि ये पुरअमन गली थी। पहले उन्होंने क्या कहा? अब ये यहाँ ये वो चीजें हैं जो कि आपने पॉइंट्स पकड़ने हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये बहुत ये आप लोग जो है ना हमेशा वारदात के बाद आते हैं, आप लोग वो करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये बात ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके साथ वाकया हो चुका है, एक वाकया हो चुका है, छुरी लगी हुई है इनको। तो ऑब्वियसली विक्टिम गुस्से में ही बात करेगा, ऑब्वियसली वो कोई प्यार से बात नहीं करेगा, वो जज्बात में भड़का हुआ होगा, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा
कि जो है ना पुलिस हमेशा वाकये के बाद आती है, कभी भी अटेंटिव नहीं होती है, कभी भी जो है ना वो ख्याल नहीं रखती है किसी का। ये इन्होंने वो कर दिया, क्यों? जज्बात में भटक गए थे। इन्होंने एक दूसरी बात की कि ये जनाब पुरअमन गली थी, यहां पे कभी भी कोई वाकया नहीं हुआ था, ये इस नौइयत का पहला वाकया था। अब ये बीइंग एन ऑफिसर, ये आपके लिए पहली जगह है क्रैकडाउन करने के लिए, कम्युनिकेशन बरकरार रखने के लिए, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए कि ये वो जो अब मैंने कहा था ना इनफाइनाइट आइडेंटिफायर, तो ये जका साहब ने जब रोल प्ले कर रहे थे उसका सब्जी वाले का, तो इन्होंने वो इनफाइनाइट आइडेंटिफायर यूज किया कि ये जगह पे कभी वारदात नहीं हुई थी। तो आप इसको अपनी कम्युनिकेशन में इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जगह जो है वो, क्योंकि अगर कभी वाकया नहीं हुआ था तो ऐसे तो दुनिया में होते हैं। क्राइस्ट चर्च का वाकया आपके सामने, न्यूजीलैंड का, कितना खतरनाक वाकया, कितना हौलनाक वाकया, ठीक है। अमेरिका जैसे शहर में क्या वसाइल हैं, क्या वो है, उसके बावजूद आए दिन जो है वहां पे वारदातें होती रहती हैं, ठीक है, लंदन के अंदर एंड ऑन। सो आपने जो सामने ये देखना है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने ये जो पूरी कन्वर्सेशन है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब इसको सुने तो समझने के लिए सुने कि इसमें मुझे क्या क्या जगहें, बेसिकली एक तो एक वाक्य क्या क्या हुआ और ये किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जका साहब मुझसे बेसिकली बदतमीजी नहीं कर रहे थे, लेकिन जका साहब जज्बात में आए हुए थे, उनके साथ बड़ा वाकया हुआ था। तो अगर मैं उनका पर्सपेक्टिव समझूंगा तो मैं आगे से गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं आगे से उस किस्म के क्योंकि उस वक्त मुझे उनको ठंडा करना है, काम डाउन करना है, और उस वक्त मेरा जी आप फोकस ये होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हार्नेस कर सकूं। तो कुछ समझ में आई इस एक्टिविटी का मकसद आपको? हमें हमें तो उस वक्त ये है ना कि भाई ये तुम्हारे साथ वारदात नहीं हुई, ये वारदात मेरे भाई हमारे साथ हुई है, ये बिल्कुल। मेरे साथ हुई है। हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ये वारदात पानी के अंदर तैरती हुई आ जाएगी। हम उन बेगैरतों को ऐसे निकाल के ले आएंगे कि इंशाल्लाह तेरे सामने तेरा वो मोबाइल भी वापस आएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो कानून के कटहरे में खड़े होंगे और आइंदा के लिए भी ऐसे गंदे लोग जो है ना कभी इंशाल्लाह ऐसी वारदात अच्छा, नहीं ये करेंगे। जो आपने तो जका साहब जो दूसरी बात की ना, अब जो आपने वो किया, ये इस किस्म की टोन, इस किस्म की चीज इतनी ज्यादा एंड यूजर के लिए मोटिवेटिंग होती है ना, कि एक शख्स से वाकया हो गया, लेकिन जब आप उसको दिलासा देते हैं कि यार हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम करेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने पूरे अपना जो हमारी पावर है उसको हम इस्तेमाल करते हुए हाँ, हम जो ये हमारे कोशिश, वसाइल है। ठीक है ना, तो सामने वाला शख्स जो है ना वो थोड़ा सा इसमें बेहतर फील करता है, अच्छा मैं अकेला नहीं हूं, मैं, मेरे साथ पूरी पुलिस खड़ी है, मेरे साथ डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। तो कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, वो आप लोग के लिए ब्रीफ होंगी इंशाल्लाह ताला। सो विद दिस एक्टिविटी आई थिंक वी आर डन फॉर द टुडेस लेक्चर, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लिया तो इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिया लेक्चर। थैंक यू सर। उम्मीद है आप लोग को आज का लेक्चर भी थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और बहुत अच्छा, जो मैंने बहुत बताने की कोशिश की है वो कुछ ना कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। अगेन, आप बहुत लोग का अच्छा। फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का जो रिस्पॉन्स है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात मेरे बारे में समझ में ना आए, आप मुझे बता सकते हैं, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी कर्टेसी के, आपने बिल्कुल अपने दिल का हाल मुझे वो करना है। और अगर मुझसे फिर भी कोई शर्म है किसी भी किस्म की, तो आप फुरकान साहब को बता सकते हैं। ये तो मतलब ही इज अ सच अ लवली गाय के, मैं नहीं ख्याल है कि कोई शख्स जो है इनको इनसे बात करते हुए नहीं सर, हेजिटेट। बहुत अच्छा लेक्चर है सर आपका। बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने उस पे जो है ना बिल्कुल स्लो तरीके से और बात को समझाने में बहुत अच्छा। ऐसे तो नहीं है जी, मतलब पीएचडी करते हैं, जज़ाक डॉक्टर करते हैं। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल खेल है सर, यकीन करें सर, ये बहुत मुश्किल खेल है। गुलाम शाह साहब जी, गुलाम शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? आज मेरा ज़हन बिल्कुल मुंतशिर था क्योंकि रात को 8 से 8 मैंने गश्त किया था ओहो हो। और एक एक हौलनाक घंटे वाक़या हुआ था सर। एक्सीडेंट हुआ डाटसन और मोटरसाइकिल का, तो उसमें अच्छा 2 बंदे मर गए। अल्लाह
फिरदौस में जगह दे। तो जहन मुंतशिर था सर, आपकी बातें सुन रहा था। ज़कात साहब के साथ एक नाजायज और भी हो गया सर। क्या? मैं सुन रहा था लेकिन इधर मोबाइल बिजी था सर। उसको अच्छा? नक्शा मजरूबी नहीं दिया है सर। नक्शा मजरूबी तो सबसे पहले उसे नक्शा मजरूबी दिया, क्योंकि जब वारदात हो जाती है वो जख्मी हो गया तो मौके पे चले गए ना। हाँ, असल बात यह है अस्पताल में इसमें आपके जो नक्शा पहुंचाती तो बहुत अच्छी थी। हाँ। असल में यह है कि हमने उसको ले जाना है। सुन हो जाता है। असल में हमने उसको फंसाना इसमें कि वजह क्या है जो तुम्हारा मोबाइल ले गए हैं। हाँ, अगर आपकी जेब होगी जो डकैती उसने कहा, लेकिन हमने उसको डकैती से सेट करना है उसके फर्स्ट बयान के अंदर, ताकि वो डकैती तो तब साबित हो सकती है अगर उसके कुछ साथ पैसे भी ले जाता है। और चीज है, इसका मकसद है उसका खाली अगर मोबाइल ले गया और उसके साथ एक मैंने लफ्ज कहा कि मेरे साथ मेरा छोटू भी था। हाँ। अब ये एक मतलब है हमारा तफ्तीशी नुक्ता नजर जो है वो उस छोटू की तरफ चला जाएगा बिल्कुल सही है कि ये इसके साथ जो छोटू था, ये तो कहीं नहीं मिला हुआ था। नहीं ये कोई वीडियो तो नहीं थी उसमें, या है कोई पिक्चर तो नहीं थी उसके, बिल्कुल सही या है, उसके उसके कई तलाकात और किसी के साथ तो नहीं कि बिल्कुल सही है, उसकी बिल्कुल सही है। जेलसपनी के अंदर इन्होंने आकर इसको खाली चाकू मारे। उन्होंने कहा, देखें पॉइंट ये था कि वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि मोबाइल दे दो, और मैंने मोबाइल उनको नहीं दिया, उन्होंने मुझे चाकू मारे और मेरा मोबाइल छीना और भाग बिल्कुल गए। सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो मतलब डकैटर होते तो उनको पता है कि ये सौदा सलफ बेच कर आ रहा है, इसकी जेब में पैसे भी हैं, जब हम मोबाइल उसका वो छीन रहे थे तो इसकी जेब से पैसे भी निकाल लेते। तो इस चीज पे हमने जरा थोड़ा सा गौर रखना है, लेकिन उसको नहीं बोलना है बर वक्त। देखिए, मेरी आप लोग को एक एडवाइस क्या होगी, ठीक है, अगेन आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑब्वियसली रूल्स एंड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स जो इदारे के हैं वो आपको जितने पता हैं मुझे उसके ना होने के बराबर पता होंगे, लेकिन उसके बावजूद मेरी आपको एडवाइस क्या होगी, बाज़ औक़ात इदारे के समझाए हुए वैल्यू यानी कि लाइन ऑफ एक्शन बाज़ औक़ात मौके पे फिट नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने जहन से आप कोई स्टेप स्किप करके किसी को पहले कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। तो हमेशा आपको ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे ये नहीं कि मैं कानूनी कार्रवाई कर लूं। भाई, कानूनी कार्रवाई बनी किस लिए? कानूनी कार्रवाई इसलिए बनी है ताकि क्राइम प्रिवेंट हो सके, ठीक है। सो और फिर ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर जाहिर सी बात है पहले दिन तो नहीं बन गया था, इस प्रोसीजर में तो हर वक्त तब्दीली आती रहती है और आती रहेगी। और ये तब्दीली कैसे आएगी? हर उस ऑफिसर की अच्छी प्रैक्टिस जो कि ऊपर तक चली जाए वो कानून बन जाएगा, ठीक है। उससे पहले वो कानून नहीं होगा। याद रखें, एक चीज हमेशा याद रखें, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा गलतियां निकलेंगी, कम काम करेंगे कम गलतियां निकलेंगी, और कोई काम नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अगर कोई शख्स कह रहे हैं ना कि वो पुलिस में काम करता है उससे आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई, इसका मतलब है कि उसने कभी काम नहीं किया, ठीक है। ये किसी भी इदारे में अगर उसने वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, सो ये चीज़ वो है। और अगेन कोई चीज़ मेरे ना समझ में आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, फुरकान साहब को बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगेन। लेकिन ये कि आज का हमारा जो सेशन है वो ख़त्म हो गया। अगेन इट्स इन प्रिविलेज ऑनर आप लोग के साथ रहना, आप लोग के साथ बात करना, आप लोगों से सीखना मेरे लिए। और अगेन अगर इस चीज़ से आप लोग की ज़ात में कोई बेहतरी आ जाए तो दैट वुड बी लवली। एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपने अपने आप से एक अहद करना है, एक वादा करना है, और वो लोग जो कि इस वक्त यहाँ पे नहीं है ड्यूटी की वजह से, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ आपने बतानी है कि आपने जब ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए, इसके नोट्स लिए हुए, सबसे पहले आपने अपनी फैमिली में ये पूरा कोर्स करवाना है। अच्छा, उनको क्यों ज़रूरत है? वो तो लॉ इन्फोर्समेंट में नहीं है, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट कंपेनियन है, वो आपका पर्सपेक्टिव समझेंगे। लेकिन असल मकसद कहीं नहीं, असल मकसद ये कि जब आप किसी को यही चीज़ समझाएंगे तो आपको दीगर 50-55% चीज़ें समझ में आ रही होंगी जब आपको खुद समझाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसको अपना वो कर लें तो ये आपके जहन में इंशाल्लाह चीज़ ये बहुत पक्की हो जाएगी एक अच्छी उसकी तरह।
तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल सर। फरकान साहब, ओवर टू यू। थैंक्स फरकान सर। मंडे को मिस्टर सलमान हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे साथ होंगे मिस्टर एजाज हुसैन, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं नेशनल पुलिस एकेडमी के। एजाज हुसैन साहब वो हमारे साथ होंगे, और सुबह 10 बजे हमारे सेशन का आगाज़ होगा, 10 से 12। तो काइंडली सेशन को ज्वाइन किया और यस दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।